Can India and China become friends and be united under a single goal? Namaste, everyone, and welcome back to my channel called Zuzana Reacts, where I learn all things Bharat with your help, and I just share my Slovak Central European point of view. And today's video, let's explore if a friendship between India and China countering the West is actually possible or not. Let's get into it. भारत और चाइना दुनिया के सबसे बड़े राइवल्स हैं, लेकिन एक ऐसा मास्टर प्लान है जो इन दोनों देशों को दोस्त बना सकता है और एटलीस्ट कोशिश कर सकता है, और वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी एक ऐसा संगठन जो दुनिया के टॉप नॉन वेस्टर्न देशों को साथ लाता है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आज रूमर्स हैं कि ब्रिक्स अपनी एक करेंसी बनाना चाहता है जो डॉलर का डोमिनेंस खत्म करेगी। क्या ये डी डॉलराइजेशन की शुरुआत है? क्या इस बहाने भारत और चाइना की दोस्ती हो सकती है, और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो। चैप्टर 1, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स की शुरुआत 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुई, जब ब्राजील, रशिया, चाइना और भारत यानी इंडिया के लीडर्स रशिया में पहली बार मिले। साउथ अफ्रीका इस ग्रुप का हिस्सा 2010 में बना। देखा जाए तो ये ब्रिक्स सिर्फ 5 देशों का ग्रुप है, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा। इन टोटल ब्रिक्स में पूरी दुनिया का 1/4 लैंड और 42% पॉपुलेशन शामिल है, और इन 5 देशों में से कोई ना कोई एक देश दुनिया के 17% ट्रेड में शामिल है। ब्रिक्स इतना इम्पोर्टेंट है कि 30 देशों ने इसका पार्ट बनने के लिए एप्लीकेशन दिया है। इनमें सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई जैसे देश शामिल है। आज दुनिया में एक ही सुपर पावर है, और वो है अमेरिका। फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, तीनों एंगल से देखा जाए तो दुनिया में ऐसा कोई एक देश नहीं है जो अमेरिका को अकेले टक्कर दे सकता है। चाइना भी नहीं, तो अगर एक नेशन नहीं तो ग्रुप ऑफ नेशंस ही सही। ब्रिक्स एक ऐसा ही ग्रुप है जो दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज को एक साथ लाना चाहता है। इस साल ब्रिक्स देशों के मेंबर्स और लीडर्स साउथ अफ्रीका में मिलने वाले हैं। लेकिन साथ आने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ मीटिंग्स करना काफी है, या ऑब्जेक्टिव कुछ और होना जरूरी है? शुरुआती दिनों में ब्रिक्स नेशंस का कोई एक पर्टिकुलर गोल नहीं था, लेकिन आज जियोपॉलिटिक्स कुछ ऐसा शेप ले रहा है कि ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है, और वो है वेस्ट की पावर का दी एंड। चैप्टर 2, ब्रिक्स का इकोनॉमिक मास्टर प्लान। रशिया यूक्रेन वॉर ने पूरी दुनिया को एक बात का रिमाइंडर दिया है कि यूएस डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं, एक वेपन है। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, अमेरिका ने रशिया पर अलग अलग सैंक्शंस थोप दिए। उन्हें स्विफ्ट के इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सिस्टम से बाहर कर दिया। उनके 300 बिलियन यूएस डॉलर्स के रिजर्व को फ्रीज कर दिया। आज दुनिया का 80% ट्रेड यूएस डॉलर्स में होता है। एक देश की सेंट्रल बैंक अपने पास किसी फॉरेन स्टेबल करेंसी के रिजर्व्स रखती है, जिन्हें फॉरेक्स रिजर्व्स कहते हैं, जिनमें से 59% रिजर्व्स डॉलर्स में है, और इन डॉलर्स को यूएस फेड कंट्रोल करती है। यानी सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, अमेरिका के बाहर भी एक एक डॉलर कैसे यूज हो सकता है, इस पर पूरा कंट्रोल अमेरिका का होता है। चाइनीज इकोनॉमी कंप्लीटली ट्रेड पर निर्भर है। चाइना के टोटल जीडीपी का 1/5 उनके एक्सपोर्ट से आता है। जैसे रशिया को यूक्रेन में इंटरेस्ट है, वैसे ही चाइना को ताइवान में है। चाइना ताइवान को अपने मेन लैंड का ऑफिशियली हिस्सा बनाना चाहता है। यानी आज नहीं तो कल चाइना को ताइवान पर अटैक करना होगा, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका चाइना पर भी सैंक्शंस लाद देगा। ये एक ही डर है जो चाइना को ताइवान पर अटैक करने से रोक रहा है। यानी चाइना अमेरिका के साथ साथ दूसरे मेजर देशों से भी ट्रेड नहीं कर पाएगा। इसके प्रेपरेशंस चाइना 2009 से ऑलरेडी कर रहा है, क्योंकि आज 6% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड चाइनीज युआन में होता है। इस साल रशिया के अलेक्जेंडर बाबाकोव ने कहा कि रशिया एक नई ग्लोबल करेंसी बनाने पर फोकस कर रहा है। चाइना के इकोनॉमिक मास्टर प्लान को समझने का सबसे आसान तरीका है कि एक टाइमलाइन पर सारे रीसेंट इवेंट्स को डाल दो। अब तक हमने क्या देखा? 2009 में ब्रिक्स की शुरुआत हुई, और वो भी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। उसके बाद 2014 से लगातार हर साल ब्रिक्स के देश एक दूसरे के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। 2020 में पैंडेमिक आने के बाद कई देशों को एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ा, और उनमें से कई देशों को आईएमएफ ने मदद करने से इनकार कर दिया। मार्च 2022 में रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, और उन पर वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए। लेकिन बाकी की दुनिया ने रशिया से ट्रेड करना छोड़ा तो नहीं। दिसंबर 2022 से डी डॉलराइजेशन की शुरुआत हुई। इस साल 2023 में अमेरिका की एक बड़ी बैंक
सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हुई और 2008 जैसी ही एक सिमिलर सिचुएशन क्रिएट हुई, वही सेम सिचुएशन जिसने ब्रिक्स को जन्म दिया था। और अप्रैल 2023 से ब्रिक्स के सारे देश अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। इंडिया ने 3 टन, रशिया ने 31 टन और चाइना ने 102 टन नया गोल्ड खरीदा है। ये सारे सिग्नल्स इसी ओर इशारा करते हैं कि ब्रिक्स अपनी नई करेंसी लॉन्च करने की तैयारी में है, और वो भी ऐसी करेंसी जो गोल्ड से बैक्ड होगी। एक नई करेंसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं: एक्सपांशन, एक्सेप्टेंस और ट्रस्ट। एक्सपांशन, जब और देश ब्रिक्स का हिस्सा बनेंगे तब होगा। एक्सेप्टेंस, जब सारे देश मिलकर डिसीजंस ले पाएंगे तब होगा। और ट्रस्ट, जब उस करेंसी की वैल्यू गोल्ड से जुड़े तब होगा। और इन तीनों डायरेक्शंस में काम जारी है। चैप्टर 3, नई करेंसी की आइडिया। ब्रिक्स करेंसी की पॉसिबिलिटी और प्रोसेस को समझना एक दूसरे करेंसी की प्रोसेस को समझने के बाद आसान हो जाएगा। ये है यूरो, जो यूरोप की सेंट्रल करेंसी है, जो ईयू के 20 देशों में यूज होती है। साथ ही साथ ये नॉन ईयू देश भी यूरो को यूज करते हैं। बात है 1979 की, जब ईएमएस लॉन्च हुआ। ईएमएस यानी यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम, जिसका मेन पर्पस अलग अलग यूरोपियन करेंसीज किस रेट पर एक्सचेंज होगी ये मॉनिटर करना था, जिसे ईआरएम यानी एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म कहते हैं। एक सिंगल करेंसी की आइडिया 1987 में आई फ्रांस और वेस्ट जर्मनी की वजह से। वेस्ट जर्मनी में डॉइच मार्क और फ्रांस में फ्रैंक करेंसीज हुआ करती थी। लेकिन एक पॉइंट के बाद डॉइच मार्क एज ए करेंसी काफी स्ट्रॉन्ग होने लगी। जर्मनी की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग पर चलती है और उनके हैवी मशीन्स और कार्स एक्सपोर्ट करके वो देश को चलाते हैं। अगर करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई तो फैक्ट्री ओनर्स के लिए जर्मनी में चीजें बनाना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि लेबरर्स को ज्यादा सैलरीज देनी होगी, दाम महंगे होंगे तो डिमांड घटेगी और लॉन्ग रन में इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, फ्रांस की इकोनॉमी जर्मनी जितनी फास्ट नहीं ग्रो हो रही थी, लेकिन ईआरएम की वजह से उनकी करेंसीज एक दूसरे से टाइड थी। ये एक इकोनॉमिक डिजास्टर था जो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह वेट कर रहा था। इसे प्रिवेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन के देशों में एक ट्रीटी साइन हुई, जिसे maastricht ट्रीटी कहते हैं। ये ट्रीटी 1991 में हुई और 1999 में यूरो लॉन्च हुआ। लेकिन कैसे? ये डीमोनेटाइजेशन जैसा ओवरनाइट डिसीजन नहीं था। प्रेपरेशन के लिए ही 10 साल लगे। लॉन्च होने के बाद भी 3 सालों के लिए यूरो एक इनविजिबल करेंसी था, यानी लोगों के हाथ में नहीं, बस अकाउंटिंग में यूज होता था। आज यूरोप में 11 लोकेशंस है जहां यूरो प्रिंट होता है। हर साल 6 बिलियन नोट्स प्रिंट होता है। यूरो आने से पहले अगर किसी बिजनेसमैन को यूरोप के अलग अलग देशों में जाकर बिजनेस करना है तो उसे 10 अलग अलग वॉलेट्स कैरी करने पड़ते थे, हर वॉलेट में एक अलग देश की करेंसी। और याद रहे, ये इंटरनेट का जमाना नहीं है जहां हम फटाक से अपना फोन खोलकर करेंसी रेट्स चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इटालियन लीरा में 5 लाख के नोट भी हुआ करते थे और फ्रेंच फ्रैंक बस 500 की मैक्सिमम नोट प्रिंट करता था। यूरो के पहले के जमाने में ये सारे ट्रांजैक्शंस मेंटली कैलकुलेट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड था। यूरोप के लिए यूरो एक काफी बढ़िया आइडिया था, क्योंकि नंबर 1, यूरोप में ट्रेड के टाइज काफी अच्छे थे। नंबर 2, सेम करेंसी ने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई। नंबर 3, यूरोपियन बैंक जैसे नए और न्यूट्रल इंस्टीट्यूशंस बने, जिनसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ी। इन शॉर्ट, यूरो की कहानी में हमने ये समझा कि यूरो जैसी करेंसी बनाने में भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि एक नई करेंसी बनाना आसान नहीं है। नाउ ब्रिक्स के लिए ये सोचना जरूरी है कि क्या ये सेम मॉडल हम भी यूज कर सकते हैं? क्या हम अपनी एक अलग से करेंसी बनाकर ट्रेड इस नई करेंसी में स्टार्ट कर सकते हैं? चैप्टर 4, भारत और चाइना की दोस्ती। जिम ओनील एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने 2001 में एक पेपर पब्लिश किया जहां उन्होंने पहली बार ब्रिक इस शब्द का इस्तेमाल किया था। वो कहते हैं कि कॉमन करेंसी बनाना एक एम्बैरेसिंग आइडिया है, क्योंकि जब तक भारत और चाइना में दोस्ती नहीं होती तब तक कॉमन करेंसी इम्पॉसिबल है। और अगर आप रीसेंट हिस्ट्री पर गौर करेंगे तो समझेंगे कि ऐसा क्यों। 2020 में गलवान वैली में भारत और चाइना के फोर्सेस के बीच में क्लैशेस हुए, जिसमें 20 इंडियन जवानों ने अपनी जानें गंवाई। इस मोमेंट के बाद भारत और चाइना के रिलेशंस खराब हुए। हमने 68,000 ट्रूप्स लद्दाख भेजे, 300 चाइनीज एप्स बैन किए और चाइनीज कंपनीज पर टैक्स रेड्स करना स्टार्ट किया। 19 बार दोनों देशों की आर्म फोर्सेस मिलिट्री लेवल टॉक्स के लिए मिली, लेकिन दोनों साइड्स के आर्म फोर्सेस बॉर्डर पर तैनात है। चाइना ने पिछले 10 महीनों से भारत में कोई एम्बेसडर नहीं भेजा है। आज वेस्टर्न देश चाइना और भारत की राइवलरी देखकर कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट अभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ है। भारत और चाइना आज आइडियोलॉजिकली काफी डिफरेंट है। हम एक डेमोक्रेसी है और चाइना एक डिक्टेटरशिप। भारत में डाइवर्सिटी है और चाइना में यूनिफॉर्मिटी। लेकिन अब अगर चाइना अमेरिका को चैलेंज करना चाहता है, रशिया अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए डॉलर के लिए अल्टरनेटिव बनाना चाहता है, तो भारत और चाइना को सेम पेज पर आना ही होगा,
क्योंकि अल्टीमेटली यही दो देश ब्रिक्स के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। उन्हें वेस्टर्न मीडिया एशियन जायंट्स कहता है। चाइना और भारत की फ्रेंडशिप ब्रिक्स के सारे देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है और सही डायरेक्शन में एफर्ट्स भी जारी हैं। G20 भारत में हो रहा है और हो सकता है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भारत आए। 2017 में जब शी जिनपिंग भारत आए थे, उससे पहले रिलेशन सुधारने के लिए उन्होंने मिलिट्री डी एस्केलेशन की शुरुआत की थी। वैसे ही अब भी होने की संभावना है और इस पर दोनों देशों की फॉरेन मिनिस्ट्रीज बातें कर रहे हैं। ब्रिक्स का इकोनॉमिक मास्टर प्लान तब भी सक्सेसफुल होगा जब हम इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कोऑपरेट करने के लिए रेडी होंगे। इन कंक्लूजन हमें ये रियलाइज करना होगा कि यूरो जो एक मल्टीनेशनल करेंसी है, उसे बनने में भी 10 साल का प्रिपरेशन लगा था। 1999 में यूरो लॉन्च होने के बाद 3 सालों के लिए वो एक इनविजिबल करेंसी थी, यानी आम जनता के हाथ में नहीं थी, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज होती थी, और वो भी उन देशों में जो आइडियोलॉजिकली काफी सिमिलर हैं और जियोग्राफिकली काफी नजदीक। ब्रिक्स करेंसी एक काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है और काफी नेसेसरी भी है, जो इन द फ्यूचर वेस्टर्न मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए एग्जीक्यूट होना तय है। लेकिन उससे पहले इन 5 कोर देशों में कोऑपरेशन बढ़ने की जरूरत है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स के बारे में कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम एक मल्टीपोलर फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसा फ्यूचर जहां कोई एक देश सुपर पावर नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी ग्रेट पावर्स होंगी जो एक दूसरे के साथ ट्रेड, साइंस और कल्चर के मामलों में कोऑपरेट करेंगी। और इसी फ्यूचर की एक झलक आपको। So what do you guys think? Can India and China unite together to actually deploy that currency? I would love to know your point of view. Because of your lovely relations with China, and I just don't really know where they stand right now and how this is evolving. I think that no one right now, at least the people that are aware, doubts that we are, or we've entered the kind of multipolar world, or exactly what he was saying, that there will be many different powers, and the dominance of the US is slowly but surely going away. But we've done other videos where we discuss the economic reasons why America is powerful and how hard it would be for India to actually get to that stage, and it would take decades and decades. Interesting. Lots of other countries, as he had mentioned, are joining BRICS and want to be part of that. I just wonder if the currency, I would love to know what your take on this is really, because yes, it's a 25% of population he has mentioned, and so obviously India is the most populous country, but I felt like there was something happening where there was nothing actually happening on that front. Like people were buying gold, etc. But do you guys think that this has a future, that actually they are able to deploy the power? Because you have really big powers, China, India, Russia, part of it, which all want to, I guess, look after their own intentions, and maybe it might not be so easily done. Like it's a good idea, but I guess all depends on the execution. So I would be really curious to hear your points of view on that one. Can actually India and China unite behind the same goal, considering, as he had mentioned, it's a diversity versus uniformity, democracy versus dictatorship? It's, I guess, not so easy to find a common ground, although you kind of have to live next to your neighbors, and perhaps would be, really beneficial. But since China has the expansionist mindset, from what I've learned from you guys, then this might be challenging. This might be quite challenging, because it's almost two opposing ideologies or worldviews that are dominating in both countries. And if there is, and maybe the question is there big enough desire to unite over those differences to counter the US? Please do let me know in the comments below. And with that being said, thank you so much for watching this video with me. If you did enjoy, please give a thumbs up, share, like, and subscribe to this channel. And I'll see you next one. Until then, please do take care. I'm sending lots of love. Bye-bye.